हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू सीए फाइनल एफआर क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आप कोई भी अटेम्प्ट के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि आप दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिसंबर 21 या फिर ऑनवर्ड्स कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कोई भी टॉपिक जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट जरूर से कर देना। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहली बात, आप कहोगे कि भैया हमें ये जो लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे कहां पे? आपको मिलेंगे मेरी यूट्यूब चैनल सीए प्रतीक ठक्कर पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करना। ऑल पे क्लिक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूं कि डे बिफोर एग्जाम या 15 डेज के पहले मैं आपको पूरा रिवाइज कर दूं विद इन फ्यू आवर्स। तो आपका क्या होगा कि कम समय में सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। तो यहां पे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि आपको लेक्चर्स कहां से मिल जाएंगे, बट आप कहोगे कि हमें पीडीएफ भी चाहिए। और पीडीएफ मैंने किस अच्छी तरीके से रिवाइज की है, क्या क्या चीजें आपको काम में आएगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है प्ले स्टोर पे स्टडी बडी क्लब। अदरवाइज आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लिंक पे क्लिक करिए और स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद नीचे बैचेस का ऑप्शन आएगा, उसमें आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कोड पूछेगा और आपको कोड डालना है सीए फाइनल एफआर, यानी कि CAFFR, CA फाइनल एफआर। मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं ताकि आप वो कोड डालो और आप सीधा देखो, यहां पे मैं कोड लिख लेता हूं CA फाइनल एफआर। ये कोड आपको डालना है और आप फ्री में इस बैच को ज्वाइन कर सकोगे और सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। मेरा बस एक ही मोटिव है कि कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए क्योंकि 8 सब्जेक्ट विद आर्टिकल्स विद काफी सारी चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने, एमटीपी आरटीपी, भाई क्या क्या चीजें नहीं है। तो इसके लिए मेरा बस यही मोटिव रहता है क्योंकि मैं इस चीज को फील कर चुका हूं कि अगर मेरे लेक्चर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते, मैं अच्छी तरीके से समझ लेता, तो सेल्फ स्टडी के लिए मुझे ज्यादा टाइम मिलता। तो वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं कि कम से कम समय में हम अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख लें और हम अपने लेक्चर्स को कवर कर लें। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहला जो पेज है वो आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पहला पेज है इसमें मैंने आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। सबसे पहले हमें देखना है पर्पस, फिर देखना है स्कोप, फिर यूजर्स, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फिर assumptions, ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रेंट्स, एलिमेंट्स, रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड एफसीएम एंड पीसीएम। वो चीज क्या है? आप बोलोगे कि भैया ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और एक एक लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये पेज जो है वो आपके लिए और आपको इस चीज में काम करना है। ये जो पूरा चैप्टर है वो मैंने 5 पेज में कवर किया है और जो फर्स्ट पेज है वो आपके रिवीजन के लिए। जब पहली बार आप पढ़ो तो पूरी जो नोट्स है उसमें से पढ़ना है। रिवीजन जब दूसरी बार कर रहे हो तब भी आप उस बुक से पढ़ सकते हो, बट उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले टाइम या सेकंड टाइम आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो जगह मैंने आपके लिए दी हुई है, इसमें आपको ये जो पर्पस है उसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे स्कोप लिखना है, यहाँ पे यूजर्स क्या क्या चीजें, यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ऐसे सारी चीजें आपको यहाँ पे फील करनी है ताकि डे बिफोर एग्जाम आपको फिर सारे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक पेज पढ़ो और आपका ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। वैसे ही सेम चीजें मैं हर एक इंडेक्स के लिए करना चाहता हूं ताकि आपको 1 या 2 पेजेस के अंदर सारी चीजें कवर हो जाए और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में पढ़ाई के लिए अपना टाइम का यूटिलाइज कर सके। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पर्पस से। पर्पस से अपना शुरुआत करते हैं मेरी पॉजिटिव आर्मी। लेट्स बिगिन। ओके, सब आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए और यस, नोट्स बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं भैया अकेला बंदा हूं, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही कर रहा हूं सारी चीजें। ये जो डिजाइन विजाइन सब करता हूं खुद ही कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लेक्चर आने में लग जाए तो प्लीज माफ कर देना। एंड यस, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो तो प्लीज यार 5 स्टार देके एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे अमेजिंग चीजें आपके लिए लेके आने के लिए। फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस। सबसे पहले समझते हैं फ्रेमवर्क क्या है एंड इट्स पर्पस क्या चीज है। देखो, फ्रेमवर्क अलग चीज है और इंडेक्स अलग चीज है। फ्रेमवर्क क्या चीज है और इंडेक्स क्या चीज? इंडेक्स एक रूल है, मतलब वो चीजें फॉलो करके हमें अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क या क्या बोलते हैं, एक ढांचा बोल सकते हैं कि इस चीज को अपने को फॉलो करना है। बट जो इंडेक्स है वो स्पेसिफिक है और फ्रेमवर्क पूरा जनरल है। तो जहां जहां इंडेक्स अप्लाई होता है वहां वहां हमें उसे ही फॉलो करना है, यानी कि फ्रेमवर्क कोई इंडेक्स नहीं है। अगर ये चीज पूछी जाती है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। द फ्रेमवर्क सेट आउट द कॉन्सेप्ट दैट underline the preparation and presentation of financial statement accordance with index
फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। यानी ये क्या कहना चाहता है कि फ्रेमवर्क क्या सेट आउट करता है, ऐसे कॉन्सेप्ट सेट आउट करता है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग, यानी कि इंडेक्स के हिसाब से हमें कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है उसके लिए ये क्या करता है, सेट आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंडेक्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क ये चीज है। ओके, अब ये किस चीज में अपने को हेल्प करता है, उसका पर्पस क्या चीज है? पर्पस देखो, पर्पस की अगर हम बात करें तो किस चीज में ये हेल्प करता है, असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडेक्स और रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्स। यानी कि जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स है उसको रिव्यू करना, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो उसके लिए हेल्प करता है, और इसके साथ साथ अगर हमें फ्यूचर को इंडेक्स बनाना है तो उसके लिए भी हमें ये फ्रेमवर्क हेल्प करता है। असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो भैया सबसे पहले ही देखा आपने, पहले ही लाइन में देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्प करता है। इन अप्लाइंग इंडेक्स, इंडेक्स अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। एंड इन डीलिंग विद द टॉपिक दैट येट टू फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या चीज कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भैया इंडेक्स को कैसे अपने को अप्लाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो तो अपने को हेल्प करेगा, बट कई चीजें ऐसी होगी जो इंडेक्स में कवर नहीं की गई होगी, तो उस चीज को भी कैसे डील करना है, जो चीजें कवर नहीं की गई वो भी आपको यहां पे हेल्प करेगा। थर्ड चीज बात करते हैं, असिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि यहां पे जिनको रिवीजन करना है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए ये अप्लाई हो, और ये जो चैप्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें थोड़ी सी अपनी स्पीड रखेंगे, बस समझने वाली चीज है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। असिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए ये फ्रेमवर्क अपने को हेल्प करता है। असिस्ट ऑडिटर इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को ये हेल्प करता है कि इंडेक्स के हिसाब से जो अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, provide those who are interested in Indians with information about approach to their formulation and assist in promoting harmonization of regulation, accounting standards, procedures relating to the presentation of financial statement। अब ये ओवरऑल क्या कहना चाहता है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेम चीज सभी जगह पे अप्लाई करना, उसे ये प्रमोट करता है और इसमें ये हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक बार रीड करना है, कर लेना है कि क्या क्या चीजों में फ्रेमवर्क क्या चीज है और फ्रेमवर्क किस किस चीज में अपने को हेल्प करता है। इंडेक्स एग्जिस्टिंग हो या फिर न्यू हो, ऑडिटर को हेल्प करता है। फिर क्या क्या यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। अगर इंडेक्स में कवर चीजें नहीं की गई तो ऐसे ही अगर कोई अदर कोई चीज है जो इंडेक्स में कवर नहीं की गई तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी अपने को हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन अपने को कैसे रीड करनी है वो सब चीजें हेल्प करता है। और रेगुलर और हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ चीजें हुई फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क, यानी कि कौन सी चीजें ये कवर करता है। अगर हम बात करें तो स्कोप की, अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। यहां पे आप देख सकोगे ये चीज की मैं बात कर रहा हूं, कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव सब होना चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, उसमें सारी चीजें दिखाई जानी चाहिए। डेफिनेशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, यानी कि असेट को कैसे डिफाइन करना है, लायबिलिटी को कैसे डिफाइन करना है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, किस अमाउंट पे मेजर करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई है। कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस जो लास्ट वाला टॉपिक है वो मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, वो शायद एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। तो ये चीजें स्कोप के अंदर आती है। ऑब्जेक्टिव्स आता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड कैपिटल मेंटेनेंस। तो यहां पे कुछ चीजें जो आप पढ़ लेना, बहुत सी सिंपल सी चीजें, तो आप इस चीज को जरूर से पढ़ लेना। आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन प्रोवाइड करता है, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहां पे। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस यानी कि इनकम स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो ये चीज आप लिख सकते हो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए हम जल्दी से जल्दी इस चीज को कवर कर रहे हैं। कंस्ट्रेन ऑन रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो यहां पे सबसे पहला चीज है वो है
टाइमलीनेस, यानी कि इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलनी चाहिए, जिस टाइम पे रिक्वायर्ड है, अगर उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। अगर उस कॉस्ट से हमें उस इंफॉर्मेशन अगर हमें बेनिफिट होता है 1,00,000 का, बट वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें 2,00,000 रुपए का अगर एक्सपेंस करना पड़ता हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट कंपेरिजन बहुत जरूरी है। एंड बैलेंस बिटवीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितनी क्वालिटी वाली अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कितनी काम की रहती है, वो देखना बहुत जरूरी है। यानी कि कंसिस्टेंस ऑन रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए ये 3 पॉइंट आपको कवर करने जरूरी है। यहाँ पे मैंने साइड में जो है वो आपके लिए योर वर्किंग करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको अपने वर्ड्स में जो भी चीजें आप समझते हो, अगर आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ना है तो डेफिनेटली आप जो मॉड्यूल है आईसीआई का उसे रिफर कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चैप्टर में जो भी चीजें वो सारी चीजें मैं कवर यहां पे कर लेने वाला हूं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पे अगर हम बात करें तो कुछ 5 चीजें अपने को देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे असेट, फिर लायबिलिटी, फिर इक्विटी, फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस। असेट, अब आप बोलोगे कि यार असेट के बारे में तो मेरे को पता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, उसे हम असेट कहते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो आपको यहां पे दिखेगा कंट्रोल ओवर असेट, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड रिजल्ट फ्रॉम पास्ट इवेंट। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है पता है कि जिसके नाम पे रजिस्टर है हम उसका कंट्रोल मान लेते हैं, बट यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, हो सकता है कि कंपनी एक्स ने उस असेट को परचेज किया, उनके पास, कंपनी एक्स के पास क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है, और उसकी सब्सिडरी है कंपनी वाई। कंपनी वाई के पास प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस में चल रही है। तो क्या कर सकते हैं कि एक्स जो है वो परचेज करेगा मशीनरी को, डेप्रिसिएशन खुद क्लेम करेगा, और जो वाई है वो उस मशीन का यूज करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो लॉस वाला है तो वैसे भी टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें उतना टैक्स लगेगा नहीं, और यहां पे प्रॉफिट जो है वो बच जाएगा। प्रॉफिट यहां पे, यानी कि डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो प्रॉफिट को भी कम कर सकेंगे। तो इस टाइम पे क्या होता है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म अपने को देखना पड़ता है। यहां पे ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है, आपने समझ में आ गया होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें लीगल जो चीजें है उससे ज्यादा हमें क्या देखना है, जो एक्चुअल जो चीजें हैं वो अपने को फोकस करना पड़ता है। यानी कि कौन उसका यूज कर रहा है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, वो अपने को देखना है। जो मैंने एग्जांपल जो दिया उसमें कंपनी वाई का हमें कंट्रोल देखना माना जाएगा, और इकोनॉमिक बेनिफिट भी उन्हीं को हो रहा है, और रिजल्ट फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि पास्ट ट्रांजैक्शन के कारण उनके पास वो चीज है। अब बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको मिल जाएगा। द लायबिलिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि आज आपकी ऑब्लिगेशन है, आज ऑब्लिगेशन है पे करने का, ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट के कारण आज हमारी कोई ऑब्लिगेशन है। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो, अगर उसका सेटलमेंट होगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ कैश का आउटफ्लो होगा फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो यहां पे दो चीजें मैं आपको बता दें। देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, और जो दूसरा मैंने यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल कस्टम ड्यूटी रेट चेंजेस। अब ये क्या चीज है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी रेट चेंजेस? देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर टैक्स चेंज होता है तो अगर उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि आपको पता है कि कोई पिछली डेट से उन्हें लागू किया जाता है। जैसे कि 2021 में अभी कोई भी चेंज होता है, और यहां पे जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी वाला है, तो वही हम एग्जांपल लेते हैं कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी, देखो हमने कोई गुड्स है जो परचेज किए, उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी कौन सी लगी कि 5% से लगी हुई है, बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया और बोले कि भैया ये 5 नहीं 10% से लगेगा, तो अपने को कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 5% तो हम दे चुके हैं, 5% हमें और देना पड़ेगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा हुआ है, और हमारा ट्रांजेक्शन अगर उसमें कवर हो जाता है तो ये क्या हुआ, पास्ट इवेंट हुई, और हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी बन गया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी यानी कि इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन असेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। देखो, सिंपल सी बात बताऊं, मैं टी फॉर्म में आपको बैलेंस शीट बताता हूं। ये बैलेंस शीट हुई अपनी। अगर यहां पे हम बात करें, असेट है 100, लायबिलिटी है 45, तो इक्विटी यहां पे अपना कितना बचेगा, 55। तो ये क्या कहना चाहता है, सिंपल सी अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के समझे, इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन असेट, असेट के अंदर का इंटरेस्ट है, ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग, लायबिलिटी को डिडक्ट करने के बाद यहां पे 100 मिल जाएगा। तो लायबिलिटी को डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, इक्विटी। तो बहुत सिंपल सी चीज है। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम क्या है, इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड में जो इकोनॉमिक बेनिफिट अपने को हुआ उससे हम क्या मानेंगे, इनकम। और इसके कारण क्या होगा, देखो यहां पे फॉर्म ऑफ इनफ्लो और एनहेंसमेंट ऑफ असेट
और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। एनहेंसमेंट ऑफ असेट कब हो सकता है? एनहेंसमेंट ऑफ असेट ऐसे हो सकता है कि भैया हमने सेल किया बट हमें वो पैसे नहीं मिले, तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो डेटर्स बढ़ेंगे तो एनहेंसमेंट ऑफ असेट हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यहां पे इनकम बोला गया है। अब एक्सपेंस की बात करें तो एग्जिट उससे उल्टा होगा। एंड यस, लास्ट लाइन में पढ़ना भूल गया, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि हमारा असेट तो बढ़ रहा है बट इक्विटी आने के कारण बढ़ रहा है, वो नहीं कंसीडर करना। देखो यहां पे इक्विटी 55 हमने जो एग्जांपल में लिया हुआ था, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, यहां पे ये 55 लिया था, अगर ये 65 हो जाता है तो भैया यहां पे 110 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हमें इसकी बात नहीं करनी है, हम जो कर रहे हैं ना, यहां पे क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हमें जो बात करनी है, हम जो बात कर रहे हैं कि भैया इक्विटी के अलावा जो होता है, अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी, अगर इक्विटी बढ़ता है उसके कारण एसेट बढ़ते हैं तो उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। बट जो मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से यहां पे अगर डेटर्स बढ़ते तो एक एग्जांपल है, तो वो हम उसे इनकम मानेंगे। अब एक्सपेंस की बात करें तो एग्जैक्ट उल्टा है। यहां पे एक्सपेंस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन फॉर्म ऑफ आउटफ्लो और डिप्लेशन ऑफ असेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी कब हो सकता है? इंक्रीज इन लायबिलिटी तब हो सकता है जब हमने क्रेडिट पे परचेज किया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, यहां तक हमने ये चीज को भी समझ लिया है। अभी तक अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजें देखी है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूं। यस, सबसे पहले हमने देखा फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस, फिर हमने देखा स्कोप, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव, फिर हमने देखा कंस्ट्रेन ऑन रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, फिर हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आपके लिए होगा। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से यूजर होते हैं? देखो सबसे पहले अगर हम यहां पे, आपको चार्ट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखे। ओके, आ जाइए। ओके, तो यहां पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो यूजर अगर हम बात करें तो वो है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्यों भैया? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको लगता है कि यार इस कंपनी में बेनिफिट मुझे मिलेगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा, अदर वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला है इन्वेस्टर, दूसरा है लेंडर्स। अब लेंडर्स देखो, अगर वो पैसा दे रहे हैं अपने को तो वो देखेंगे कि भैया वापस आने के चांसेस है या नहीं। अगर पता चला कि नहीं भैया यहाँ पे पास वापस आने के चांसेस कोई है ही नहीं, तो वो पैसा क्यों देगा? तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी हम यूजर मान सकते हैं, उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओ मैंने उसको मिटा दिया, मिटाना नहीं है, नीचे अंडरलाइन करनी है भैया। ओके, फिर बात करते हैं सप्लायर के बारे में। अब सप्लायर क्यों? सप्लायर भी अपने को अगर क्रेडिट पे गुड्स देता है तो वो भी देखेगा कि भैया ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक, जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी चीज अभी परचेज करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो अच्छी ब्रांड होती है हम उसी चीज को परचेज करते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए भी वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट पब्लिक 2 बार आ गया है। ओके, फिर हम बात करते हैं, उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, एक कस्टमर है एक पब्लिक है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो रेपुटेशन और वो सब चीजें देखने के लिए होता है, और कस्टमर जो परचेज किया, मैंने एग्जांपल दिया, वो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें तो अगर हमें कोई किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उनको कोई चीज देखनी है कि भैया इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या भी चीजें हो रही है, तो वो सब चीजें के लिए ग्रांट लेनी है तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ये हेल्पफुल रहता है। और एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज क्यों देखते हैं? आप बोलो एम्प्लॉइज को क्या मतलब, यार कितना भी प्रॉफिट कर रहे हैं उनको तो सैलरी मिल रही है, बट वो भी यही देखेंगे ना कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो अपने को प्रॉफिट ज्यादा मिलने के चांसेस है, आगे अपना ग्रो हो सकता है, अदरवाइज अपना ग्रो नहीं हो सकेगा। तो भैया ऐसा क्या मतलब ऐसी कंपनी में रहने का, अगर लॉस कर रही है तो भैया अपना इंक्रीमेंट इतना नहीं मिलेगा। तो ये थे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, देखो मैंने बोला था ना कि क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट वो कौन सी क्वालिटी? अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कौन सी क्वालिटी, तो ये रही आपके सामने ये क्वालिटी। और क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी क्या है? रिलेवेंस, और रिलेवेंस यानी कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो काम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मटेरियलिटी के बारे में आगे भी आपको ये चीजें कवर होगी तो उसके बारे में हम वहां पे ज्यादा, बट मटेरियलिटी आपको समझ में आता है कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उस चीज को हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि समझ में आए ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कर सके अपने प्रीवियस ईयर से या दूसरी कंपनी के साथ, ऐसे अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, जिस पे हम रिलाई कर सके, जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, और उसमें भी अपने को 5 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला
फेथफुल प्रेजेंटेशन, सही तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिडन टाइप अपने को कुछ दिखे, असेट की वैल्यू कुछ दिख रही है और उसमें होता कुछ अलग से है। तो फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सही तरीके से दिखाना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि जो अपने बोला कि लीगल जो चीज है उससे ऊपर अपने को जो एक्चुअल चीज है उसको देखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक चीज को देख के हमने बनाया हुआ, जैसे कि हमने यूजर देखा तो हमें ऐसे नहीं बनाना है कि किसी एक यूजर को हमें अट्रैक्ट करना है इसलिए हम बना रहे हैं, हमें न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाना है। फिर बात करते हैं प्रूडेंस, यानी कि आपको पता है प्रूडेंस का तो पता ही होगा कि एक्सपेक्टेड फोर्सिबल लॉस जो होते हैं हम उसे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बट प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। कंप्लीटनेस, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। अब अंडरलाइंग अजम्पशन की बात करें तो दो अजम्पशन है, एक अक्रूवल और एक गोइंग कंसर्न। एक गोइंग कंसर्न कौन सा, एक अक्रूवल और एक गोइंग कंसर्न की अगर हम यहां पे बात करने वाले हैं। अक्रूवल आपको पता है कि अक्रू होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट दूसरा है गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, जो मटेरियल है अपना उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि भैया वो क्वेश्चन क्या चीज है, मैंने उसको समझा और उसमें से मैंने दो चीजें मुझे पॉइंट मिले। आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट उसमें दो पॉइंट थी मेजरली और दो पॉइंट मैंने आपको कवर कर लिया है कि अगर गोइंग कंसर्न, उसमें कौन सा क्वेश्चन था कि भैया ये बैलेंस शीट है आपके पास, ये डेटा है आपके पास, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और उसमें से आप हमें बताओ कि पीएनएल बना के और बैलेंस शीट बना के कि अगर गोइंग कंसर्न फॉलो करते हो तो क्या पीएनएल बनेगा, क्या बैलेंस शीट बनेगी, और अगर नहीं फॉलो करते तो भी क्या बनेगा। तो देखो फॉलो करते तो अपने को पता है जो सिंपल सा हम अभी तक 11 से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनेंगे और इंडेक्स के हिसाब से ऐसे ही सिंपल से बनेंगे। बट अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या क्या चीजें चेंजेस आएगी, दो चेंजेस आएंगे और दो चेंजेस मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहला चेंजेस क्या होगा, असेट शुड बी वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। असेट जो है उसको कब वैल्यू, कैसे वैल्यू करना है, असेट को वैल्यू करना है। मैं उसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूं। यस, अभी सही से दिख रहा है, ये थोड़ा सा ना लैग हो रहा है। आजा भाई आजा, आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। ओके लेट्स गो। यहां पे मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, खिसक जाता हूं ताकि आपको ये ओके सही से दिखे। यस, यहां पे लिखा हुआ है इफ नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते तो आपको क्या क्या चीजें, असेट शुड बी वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। असेट को रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर करना है। अब आप कहोगे कि भैया ये कैसे, देखो सिंपल सी बात है, 10 लाख की असेट है और हम क्या करते हैं, अगर हम स्टेट एसएलएम मेथड फॉलो करें तो हम क्या करते हैं 10% अगर हम करते जाते हैं तो हर साल हम 1 लाख का डेप्रिसिएशन उसमें क्लेम करते जाते हैं। अगर 5 साल हो गए तो 5 साल का 5 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया। इस साल में हम एक और लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और हम असेट को वैल्यू करेंगे 4 लाख पे। बट अगर गोइंग कंसर्न हम फॉलो नहीं करते, अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते तो हमें रियलाइजेबल वैल्यू पे असेट को दिखाना पड़ेगा। यानी कि आज अगर हम बेचने जाते हैं तो उस 4 लाख का, उस 4 लाख की जो असेट हमने को बुक में दिख रही है उसका कितना वैल्यू आएगा। अगर अपना दिमाग बोलता है, अगर अब रियलाइजेबल वैल्यू अपने को मिलती है 4,20,000 तो 4,20,000 दिखानी है। अगर 380 दिखाता है, अगर 380 मिलता है बाजार में अपने को रियलाइजेबल वैल्यू तो 380 दिखाना है। यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू पे अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो बिजनेस को बंद करोगे, बिजनेस को बंद करोगे तो असेट को आप सेल करोगे। ओके, दूसरा अमोर्टाइजेशन है। अब देखो यस, असेट शुड बी वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। एक और उसमें एक एंट्री थी, वो एंट्री ये थी कि आपका जो डेटर है, डेटर आपने क्या किया, डेटर है आपका तो आपने, या फिर आप बोल सकते हैं कस्टमर है, आपने उस चीज को, उसमें अगर आपको उस चीज को रिकवर करना है, पैसा रिकवर करना है तो आपको कुछ वेट करना है या फिर आपको कोई कंप्लाई करनी है, कंडीशन कंप्लाई करनी है। अगर उस चीज को आप नहीं करते हो, उस चीज को आप नहीं करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा भैया, फ्यूचर में अगर हमें कंप्लाई करनी है या नेक्स्ट ईयर में करनी है कंप्लाई तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि धंधा तो अपना बंद हो रहा है। तो वो भी अपने को एक्सपेंस के तरीके से ही उसको रिकॉर्ड करना है और हमें ऐसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे हमें वो नहीं मिलने वाला। जैसे डेटर से अगर हमें कोई पैसे लेने हैं तो डेटर से अगर हमें पैसे लेने हैं और ऐसी कोई कंडीशन है कि हमें नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट ईयर में ही मिल सकते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर में हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जैसे कि उनको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी थी या कोई कंपोनेंट प्रोवाइड करना था, अब नेक्स्ट ईयर तक तो अपना बिजनेस नहीं है तो वो एडिशनल जो अमाउंट है वो अपने को नहीं मिल सकती, तो वो भी हमें डेटर को राइट ऑफ कर देने हैं। सेम चीज आपको यहां पे मिल जाएगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है या एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड विथ और विदाउट एनी कंडीशन शुड बी चार्ज इमीडिएटली चार्ज करना है। किस चीज को, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी कोई एक्सपेंसेस हुआ है या फिर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो आप
ईयर बाय ईयर आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप उसको अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा। जितने साल का भी बाकी है उसे आज इमीडिएट उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये गोइंग कंसर्न अगर आप नहीं फॉलो करते तो दो चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरी पॉजिटिव आर्मी। और यहां पे रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकग्नाइज कब करेंगे, कब हम उसको रिकग्नाइज करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल क्राइटेरिया। देखो दो सिंपल सी बातें ये कवर हो चुकी है, बट फिर भी रिपीटेडली अलग अलग टॉपिक बना के इसमें दिया हुआ है। सिंपल इज प्रोबेबल दैट एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट्स आइटम विथ आइटम विल फ्लो टू और फ्रॉम, यानी कि फर्म को मिलेगा या जाएगा, द टू और फ्रॉम द एंटिटी एंड, यानी कि प्लस की है, यानी कि ये भी होना चाहिए, एंड द आइटम हैज कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, यहां पे फ्यूचर एक प्रोबेबली अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जो आ सकता है या जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम अगर सक्सीड होने का चांसेस ज्यादा है, सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तभी हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सेम चीज कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी को भी हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं और हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। तो ये चीज यहां पे आपको दिखा दी है। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट यानी कि कौन सी वैल्यू पे आप मेजर कर सकते हो। मेजर यानी कि कौन सी वैल्यू पे, कौन सी अमाउंट पे आपको उसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए कितनी कॉस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी? 5। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ में आता है कि भैया पास्ट में जो परचेस किया वो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, यानी कि जो पास्ट में जिस कॉस्ट पे अपने को परचेस किया वो करंट कॉस्ट, यानी कि आज अपने को कौन सी कॉस्ट है, आज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सी कॉस्ट पे अपने को आज मिलेगा, वो करंट कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि फ्यूचर जो बेनिफिट है उसको अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। पीआई अपना आता था इंटर में, एफएम में आता था, अपने को पता है। तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम आज डिस्काउंट करके कन्वर्ट करेंगे। सेटलमेंट वैल्यू यानी कि अपने पास कुछ चीजें पड़ी हो, अगर हम उसको सेटल करने उसको सेटल करने जाए, सेटल यानी कि देखो फेयर वैल्यू नहीं बोल सकते। फेयर वैल्यू और सेटलमेंट में क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सेटलमेंट यानी कि कोई ऐसी चीज जो अपने को अभी नहीं चाहिए और हम फेयर वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि यार ये बिगड़ जाएगा, ये अपने कुछ काम का नहीं है, जितना जल्दी में तो बेचो उतना अच्छा है, तो हम सेटलमेंट कर लेते कि भैया ले जाओ इसको, तो उसे कहते हैं सेटलमेंट वैल्यू। और फेयर वैल्यू यानी कि जो मार्केट में अभी फेयर वैल्यू जो चल रही है उसकी अगर हम बात करें तो ये चीजें आप नीचे वाली चीजें सही तरीके से पढ़ लेना। बहुत सिंपल सी लाइन में मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो ये चीज आप यहां से पढ़ लेना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने बोला वही चीजें इसमें लिखी हुई है। अब यहां पे फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस दोनों में क्या चीजें और दोनों क्या चीजें कहना चाहती है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। और ये मेरा साथ क्यों नहीं देते, पीडीएफ मेरा साथ नहीं दे रही है, और बस एक ही चीज दिल में से आता है यार कि अगर तुम साथ हो, अगर यही साथ नहीं होगा तो क्या करेंगे भैया, आपको तो साथ देना पड़ेगा ना। अब मेरी पीडीएफ भी मेरे साथ नहीं दे रही है और आपको भी मेरा साथ देना है ना। तो यहाँ पे क्या चीज है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो देखो भैया, इन्फ्लेशन हर साल इन्फ्लेशन अगर रेट की अगर हम बात करें तो देखो कई साल 10% बढ़ती है महंगाई, कई बार 12% है, कई बार 15%, कई बार 8%। तो कैपिटल अपने को कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? अगर हमारे आज लाख रुपए है एंटिटी के अंदर तो क्या वो 1 लाख रुपीस की वैल्यू एक साल के बाद भी सेम होगी? नहीं होगी भैया, कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अपने को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, और अगर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, अगर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के हिसाब से कैपिटल मेंटेन हो तो इन्फ्लेशन कितना हुआ 10%, तो 1 लाख प्लस 10% यानी कि 1,10,000 अपने पास, 1,10,000 अपने पास कैपिटल होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हमने एफसीएम के तहत हमने कैपिटल को मेंटेन किया हुआ है, और उसके ऊपर जो भी होता है हमें उसे प्रॉफिट मानेंगे। समझ में आया? अब देखो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद आपने कितना उससे अर्न किया? आपने अर्न किया 1,50,000 आपने अर्न कर लिया, 1,50,000 आपने अर्न कर लिया। तो उसमें से अगर आप 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो आपके पास बचेगा कितना? 1 लाख रुपए। तो भैया आपका मेंटेन नहीं हुआ कैपिटल। आप बोलोगे 50,000 का प्रॉफिट तो हुआ,
चलो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझो, अगर हमें 1 लाख रुपया हमारी ओपनिंग कैपिटल है, हमें 1 लाख इन्वेस्ट करने से हमें टोटल हमारी जो वैल्यू हो गई एट द एंड ऑफ द ईयर 1.5, बट उसमें से हमने क्या किया 0.5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना 1, और हमें मेंटेन कितना करना था यहाँ पे 10%, अगर इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो हमें मेंटेन करना था 1.1, और हमारे पास बचा कितना 1, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का जो कैपिटल है उसे कंपेयर करना है। समझ में आ रही है बातों को? तो यहां पे अगर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितना मेंटेन करना चाहिए तो आप 10% बढ़ा के 110 कर सकते हो, या ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कितना मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो भैया 1.5 हुए और मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहां पे 1.1 अपने को रखना है तो 0.4 मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हुआ फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। वही चीज अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं बट वो स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड मानी जाएगी। फिनेंशियल में क्या होता है, जनरल इन्फ्लेशन रेट को लिया जाता है, बट फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल की अगर हम बात करें, अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या चीज होती है, हम जिस चीज में डील कर रहे हैं, हम जिस प्रोडक्ट को परचेज एंड सेल कर रहे हैं उसके इन्फ्लेशन रेट से हिसाब से हमें माना जाता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम डील कर रहे हैं जिसमें रेट का इंक्रीमेंट 20% से हुआ है, तो हमारा जो फिजिकल मेंटेनेंस के हिसाब से आएगा, यहां पे जो फिजिकल मेंटेनेंस के हिसाब से आएगा वो 1 + 20% आएगा, और अरे सात तो दे रे 1.2, तो ये 1.2 हो जाएगा, आपने को 1.2 मेंटेन करना है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस दोनों में बस यही डिफरेंस है, ये जनरल इन्फ्लेशन लेता है और ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाला जिसमें आप डील कर रहे हैं उसमें का इन्फ्लेशन लेता है। तो ये दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। तो अगर आपको पूछे फिनेंशियल तो जनरल लेने का, फिजिकल पूछे तो स्पेसिफिक वाला लेने का, और अगर आपको पूछे कि कितना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए तो ये जो अपना ओपनिंग होता है उसमें वो इन्फ्लेशन वाला रेट ऐड कर दो तो उतना अपना मेंटेन होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अपने को टोटल दिया हुआ है तो कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो दिया है, तो जो मेंटेन करना है उसको हम माइनस कर देंगे, जो एडिशनल होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो यहां पे अपने को समझ में आया। तो फिनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर का जो टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी चीज मैंने मेजर जो डिफरेंसेस हैं यही चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपने टॉपिक के अंदर। तो ये कुछ चीजें आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। अगर आपको ऐसा हो तो ये फिनेंशियल और फिजिकल वाला जो उसका जो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे देख लेता हूँ, एक बार आपको पढ़ लेता हूँ आपके साथ, ताकि आपको लगे कि नहीं यार चलो मजा आ गया। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉफिट इज अर्न only if the financial amount of net asset at the end of period exceed financial amount of net asset at the beginning, यानी कि एंड के टाइम पे जो बिगिनिंग से ज्यादा हो, आफ्टर एक्सक्लूडिंग, ये बात देखो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद वाली अमाउंट को कंपेयर करना है। एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, यानी कि अगर ओनर ने उसमें ऐड किया है, भैया ओनर ने अगर उसमें और 10,000 ऐड कर दिए तो 1.1 तो वैसे ही हो जाएगा, तो उसको नहीं कंसीडर करना है, ना डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना है ना कोई ऐड किया उसे कंसीडर करना है। तो सेम चीज अंडर दिस, अगर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करें तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट अ प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ फिजिकल productive or operating capability of the entity at the end of the period exceed the physical productive capacity at the beginning of the period after excluding distribution, same चीज after distribution and contribution from owner during the period। तो सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा साथ दे दें, बस खत्म होने ही आया है, बस खत्म होने आया है। और ये जो मेजर डिफरेंसेस है वो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन से, तो स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ, और पीडीएफ आप ये डाउनलोड कर सकोगे। सारी चीजें मैंने समराइज वे में यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या फिर मैं स्पीड में चला हूँ, कोई मैं चीज समझाना भूल गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां से रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उसमें चैट का ऑप्शन आएगा, तो डायरेक्टली आप मुझसे चैट भी कर सकोगे। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड यस, नीड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करिए, इस वीडियो को
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको एफआर के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड करने का। एंड यस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो। और थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि यार अपना कोई ऐसा अभी तो कोई टीम वीम है नहीं, मैं खुद ही सारी चीज़ें ये कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन करने में ये सब चीज़ें, जो पूरा जो बुक का जो डिज़ाइनिंग वगैरह वो सब मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कहीं लेट हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड यस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द से जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर जरूर से करिए। थैंक यू सो मच। एंड यस यार, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट क्यों नहीं करते? काफी सारे स्टूडेंट्स लाइक भी करते हैं बट कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कमेंट भी करिए, जिससे मैं वेट करता रहता हूं कि कोई अच्छी सी कमेंट मिले जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार चलो मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द। जय हिंद।